तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जोयुन जो होता है वो हेमिंग से हार जाता है और लू ज़ेंग बोलता है कि मैं बदला लूंगा भाई तुम्हारा, और वहाँ पे हुआ टानमिंग भी आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 36 की स्टार्टिंग होती है। हुआ टानमिंग खड़ा होता है और लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि मैं फाइनली देख सकता हूँ हुआ टानमिंग की असली स्ट्रेंथ को। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, पर ये जो है ये छोटी उम्र में 18 साल की उम्र में पीक ऑफ स्काई रेलम में पहुंच गया था, और ऊपर से इसके पास जो है स्वॉर्ड इंटेंट भी है, और स्वॉर्ड में इसकी मास्टरी बड़ी ज्यादा है। इसने सेलेस्टियल रेलम के डिसिपल्स को बड़ी बार बीट की है। इसका जो टैलेंट है वो बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है और अमेजिंग है। अगर तुम्हारा मैच इसके खिलाफ होगा तो तुम्हें हार मान लेनी होगी, ठीक है। तो लू ज़ेंग हंसते हुए बोलता है ठीक है, हाँ मैं समझता हूँ। तो फिर हुआ टानमिंग और एक और डिसिपल की फाइट स्टार्ट होती है। रेफरी बोलता है कि फाइट स्टार्ट करो। तो वो डिसिपल बोलता है मैं ज़्यूगे ज़ू हूँ और मैं ज़्यूगे फैमिली का हूँ और पीक स्काई रेलम में हूँ, अपनी तलवार को निकालो हुआ टानमिंग। तो वो टान्यू पीक का होता है, और तो हुआ टानमिंग बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ मुझे तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो ज़्यूगे ज़ू बोलता है कि अगर तुम अपनी तलवार को नहीं निकालना चाहते हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती निकलवाऊंगा तुमसे। फिर वो अटैक कर देता हुआ टानमिंग के खिलाफ, जिसका नाम होता है ट्रिपल स्वॉर्ड्स ऑफ एब्सोल्यूट एनहाइलेशन श्योर किल टेक्निक, और हुआ टानमिंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आ रहा होता है। हुआ टानमिंग उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अपनी 2 उंगलियों से उसकी तलवार को ऊपर की तरफ उड़ा देता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपनी वो 2 उंगलियां रख देता है। तो ज़्यूगे ज़ी बोल रहा होता है कि मैं सरेंडर करता हूँ, और वहीं पे बैठ जाता है। ऐसे ये मैच खत्म हो जाता है विद इन सेकंड्स में। भाई स्वैग है भाई बंदे का। तो फिर रेफरी बोलता है कि टियानी पीक का हुआ टानमिंग जीतता है यहीं पे ही। तो डिसिपल्स भी बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बड़े ज्यादा शोर मच रहा होता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा चेयर करने लग पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये बड़ा ज्यादा कमाल की बात है। ये हर बार सभी लोगों को शो करता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं, और ये इतना ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, ये इतना ज्यादा अमेजिंग है। तो जो रेफरी बोलता है वो बोलता है कि स्टार्टिंग के मैच यहीं पे एंड होते हैं, अब ग्रुप फाइट स्टार्ट होगी। ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग वर्सेस हाउ हाई पीक का टियान्यू। तो फिर लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ब्रदर टियानमिंग मैं सच्ची तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। तो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ड्रिजल पीक इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, कि अब सिर्फ लू ज़ेंग ही बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो फिर जो टियान्यू होता है वो लू ज़ेंग को बोल रहा होता है कि मैं 3 मूव्स तुम्हें सिर्फ 3 मूव्स में हरा के बताऊंगा तुम जैसे कचरे को। लू ज़ेंग बोलता है कि 3 मूव्स, अगर तुम मुझे 3 मूव्स में नहीं हरा पाओगे तो क्या तुम सरेंडर कर दोगे। तो टियान्यू बोलता है कि मुझे पता तुम मुझे गुस्सा चढ़ाना चाहते हो, मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ, अगर 3 मूव्स के बाद तुम खड़े होगे तो मैं पक्का सरेंडर कर दूंगा। तो हुआ हाई पीक का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि हाँ हमारा हुआ हाई पीक जो है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है ये, और इसके पास ऐसा ही कॉन्फिडेंस है। तो लू ज़ेंग बोलता है हम ये देखेंगे अरेना में, अब बकवास मत करो। हुआ हाई बोलता है कि अपने वेपन को बाहर निकालो। लू ज़ेंग बोलता है वेपन, मेरी फिस्ट ही मेरी वेपन है। टियान्यू बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि तुम अपने वेपन को निकालोगे कि नहीं, मैं तुम्हें 3 मूव्स में हरा दूंगा। ये ग्रुप स्टेज की फाइट्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तुम कब तक अपने जो हिडन ट्रम्प कार्ड को छुपा के रखोगे। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक को यूज करता है जिसका नाम होता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन, और उसका जो अटैक होता है उसकी वजह से लू ज़ेंग की तरफ बड़े ज्यादा चक्र आ रहे होते हैं। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि ये मूव ये तो जरा भी थ्रेट नहीं है मेरे लिए, और मुझे तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपने स्पीड को इंक्रीज करने वाले क्रिस्टल को यूज करता है और उन सभी को बड़ी ज्यादा आसानी से डोज कर लेता है। पर जो वो चक्र होते हैं फिर भी वो लू ज़ेंग को घेर लेते हैं, और टियान्यू बोल रहा होता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन्हें डोज कर पाओगे, पर अब इनको डोज करके बताओ। वो सिंपली कंट्रोल कर रहा होता है उन सभी चक्र को। फिर वो दोबारा यूज करता है विंड स्पिरिट्स पॉलीमराइजेशन किल, और जो सारे चक्र होते हैं वो लू ज़ेंग की तरफ आ रहे होते हैं। वो हंस रहा होता है, पर लू ज़ेंग सिंपल पंच मारता है और वो सारे चक्र गायब हो जाते हैं। टियान्यू भी हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि इसकी फिस्ट इतनी ज्यादा हार्ड कैसे हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसकी फिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसने कोई ट्रिक यूज की है। फिर लू ज़ेंग बोलता है अब तुम्हारे 2 मूव्स हो गए, अब इसका मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 मूव बचा हुआ है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा खुश होकर बोलता है कि बड़ा अच्छा लू ज़ेंग तुम कर सकते हो, इसे मार दो। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि इसके पास सिर्फ इसका लास्ट अटैक ही बचा हुआ है, अगर ये उससे कुछ नहीं कर पाएगा तो ये हार जाएगा। तो जो टियान्यू होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना पड़ेगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना मूव यूज करता है जिसका नाम होता है मैड डीमन। तो उसका जो स्वॉर्ड का ऑरा होता है वो एक टोर्नेडो की तरह लू ज़ेंग की तरफ आ रहा होता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है पर इसमें तो बड़ा ज्यादा थोड़ा है ब्लेड इंटेंट। फिर लू ज़ेंग अपने ब्लेड इंटेंट को यूज करता है और जो वो टोर्नेडो होता है उसके ब्लेड इंटेंट का वो टूट जाता है। टियान्यू बड़े ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। फिर लू ज़ेंग बिल्कुल उसके सामने आके उसको पंच मारने लग पड़ता है। टियान्यू बड़ी मुश्किल से उसे रोक लेता है। लू ज़ेंग बोलता है कि तुम हार गए हो। टियान्यू बोलता है मैं हार गया हूँ, तुम मजाक
मत करो, मैं तुम्हें टेस्ट कराऊंगा अपनी असली स्ट्रेंथ का। लुजंग बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपने वर्ड्स पे बैक जाओगे। तुमने बोला था कि तुम 3 मूव्स में मुझे हरा नहीं पाओगे तो तुम सरेंडर कर दोगे, अब क्या हुआ तुम्हें? तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं कि टियान्यू तुम्हारे 3 मूव्स पहले हो गए हैं, अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। अगर ये न्यूज बाहर चल गई ना तो तुम्हारे साथ बड़ा ज्यादा बुरा होगा, अब जल्दी से स्टेज से उतर जाओ। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोल रहे होते दूसरे इंस्ट्रक्टर को कि देखो तुमने 3 मूव्स का सीन प्रॉमिस किया था ना, अब तुम जो बंदे वो अपने वर्ड्स से वापस जाओगे। तो टियान्यू का जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि टियान्यू वो 3 मूव्स वाले प्रॉमिस को भूल जाओ, तुम्हें बस जीतना है, गिव अप मत करो इस मैच पे। फिर ड्रिजल पीक और हुआ हाई पीक के डिस्पल्स के बीच में ऐसे ही आर्ग्यू होने लग पड़ती है। ड्रिजल पीक के डिस्पल्स बोल रहे होते हैं तो अच्छा हुआ हाई पीक के नाम में इसलिए हुआ है, उनको अपने नाम चेंज करके हुआ लियान पीक रख देना चाहिए। हुआ लियान पीक का मतलब होता है शेमलेस। तो जो हुआ हाई पीक के डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम किसे शेमलेस बोल रहे हो, तुम हो शेमलेस। तुम जो ड्रिजल पीक वो हर बार लास्ट आता है, अब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आई ऐसे बोलने की। तो जो बाकी डिस्पल्स भी होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो एक बोल रहा होता है कि इसने तो प्रॉमिस किया था 3 मूव्स का, अब क्या हो रहा है। तो जो रेफरी होता है वो बोलता है कि चुप रहो। टियान्यू लुजंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और बोलता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर सही है, ये ऑल पीक कंपटीशन है और ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, छोटे से इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस की वजह से लुजंग मेरे अटैक के लिए रेडी रहो। फिर लुजंग बोलता है इनसिग्निफिकेंट प्रॉमिस, तो अच्छा तुम्हारे जो आईज में प्रॉमिस हर बार बेकार होती हैं। लुजंग उस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ये तुम्हारा 4th मूव था। फिर टियान्यू बोलता है कि चुप रहो। फिर वो दोबारा लुजंग की तरफ अटैक करता है पर लुजंग उसे डॉज कर लेता है। लुजंग बोलता है ये तुम्हारा 5th था। फिर ऐसे 6th, 20th, 56th, 98th एंड 99 ऐसे 100 अटैक्स पूरे हो जाते हैं पर वो लुजंग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें 100 चांसेस दिए हैं पर तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया है, पर तुम्हें हराने के लिए मुझे सिर्फ एक अटैक चाहिए। फिर लुजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो पीछे जाके गिरता है और एक बैरियर टाइप क्रिएट किया होता है ताकि दूसरे फाइट्स में ना एंगेज हो पाए डिसिपल्स। तो वो बैरियर से टकराता और नीचे गिर जाता है। लुजंग हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मैं कंसीड करता हूँ, मैं टियान्यू कंसीड करता हूँ। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजंग जीत जाता है यहीं पे। तो बाकी जो डिसिपल्स होते हैं ड्रिजल पीक के वो बोल रहे होते हैं कि लुजंग तुम बड़े ज्यादा कूल हो, इन बदतमीज जैसे बंदों के लिए हमें उन्हें स्ट्रिक्ट लेसन ही देना पड़ेगा। हुआ टैनमिंग भी सोच रहा होता है कि ब्रदर लुजंग की स्ट्रेंथ जो है वो तो बड़ी ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, मैं अपने और इसके मैच के बारे में वेट नहीं कर सकता और ज्यादा। फिर लुजंग बैठ जाता है और अपने मैच के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन एक डिसिपल को बोल रहा होता है कि इस ईयर का जो ऑल पीक कंपटीशन है इसमें तो बड़े ज्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है कि ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है उनका रिकॉर्ड बड़ा ज्यादा खराब चला हुआ है। तो वो डिसिपल बोल रहा होता है हाँ लुजंग के अलावा और कोई विक्ट्रीज नहीं मिली है हमें और कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड के लिए। तो फिर रेफरी बोलता है कि ड्रिजल पीक का लुजंग अगेंस्ट जियो जांग पीक का हेमिंग। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि ये इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है, अगर तुम फाइट नहीं कर पाओगे तो तुम सरेंडर कर देना, अपने आप को फोर्स मत करना और रिमेंबर करना कि क्या हुआ था जोयुन के साथ जब उसकी फाइट हुई थी हेमिंग के साथ। तो लुजंग बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, लुजंग की आईज में ऐसा नजर है कि वो पेल देगा। हेमिंग बोल रहा होता है एक और ड्रिजल पीक का बच्चा, जोयुन तुम्हारा एज था, जोयुन सबसे पावरफुल था तुम में, पर उसे भी मैंने हरा दिया तुम सभी की आंखों के सामने। तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें यहीं पे अपनी फाइट को छोड़ के भाग जाना चाहिए। लुजंग बोलता भाग जाना चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे हरा सकते हो कि नहीं। हेमिंग बोलता तुम मेरे सामने एक छोटे से कीड़े हो, तुम क्या सोचते हो कि तुमने सिर्फ अपनी बॉडी रिफाइन की तो तुम बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ मैरो रिफाइनमेंट लेयर में और तुम सोचते हो कि मैरो रिफाइनमेंट लेयर टॉप की पावर होती है। फिर वो एक फ्लैग को लुजंग के सामने फेंक देता है, वो फ्लैग लुजंग के सामने लग जाता है। लुजंग आ रहा होता है हेमिंग की तरफ अटैक करने के लिए पर हेमिंग अपने फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है राइज, और वो फ्लैग होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और लुजंग के सामने आ जाता है। लुजंग उसे डोज करके साइड से निकलने की कोशिश करता है पर वो फ्लैग लुजंग के सामने फिर से आ जाता है। लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस फ्लैग से। फिर लुजंग सोचता है कि ये क्या मैजिक कर रही है, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। लुजंग उसे पंच मारता पर उस फ्लैग को कुछ नहीं होता है। तो हेमिंग बोलता है ये जो फ्लैग है मेरा ये हाई टायर साउल वेपन है जिसका नाम है स्टार शिफ्टिंग फ्लैग, ये ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। फिर लुजंग अपने एन्चेंटमेंट को तोड़ने वाले क्रिस्टल की पावर को यूज करके बोलता है कि तुम क्या सोचते हो मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। फिर लुजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो फ्लैग टूट जाता है। हेमिंग बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ अभी। वो फ्लैग टूट के नीचे गिर जाता है। हेमिंग बोलता तुमने मेरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लग पड़ता है और अपने फ्लैग्स को सर्कुलर मोशन में घुमा रहा होता है अपने अराउंड। फिर वो लुजंग की तरफ भेज देता है उन्हें और बोलता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। लुजंग बीच में कैद हो जाता है उस फॉर्मेशन के। तो फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि होता है क्वीन यून जोंग, जो कि सन इमोर्टल है और फॉर्मेशन मास्टर है। वो भी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि स्काई फायर फॉर्मेशन। वो बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियोजांग पीक का कोई इनर डिसिपल स्काई फायर फॉर्मेशन को लर्न कर पाएगा। ग्रैंडमा हुआ तुम इस टाइम तो पूरी तरह से प्रिपेयर होके
होके आई हूँ। ग्रैंडमा हुआ बोलती है असेंडेड सन इमॉर्टल, तुम कुछ ज्यादा प्रेज कर रहे हो हमें। हेमिंग जो है उसके पास पक्का एबिलिटी है, अगर उसे आपकी पावर से कंपेयर करेंगे तो वो आपके सामने कुछ भी नहीं है, और आप दोनों के बीच में जो फर्क है वो हेवन और अर्थ के जैसे है। तो सन इमॉर्टल बोलता है वो अभी सिर्फ पीक स्काई रेलम में है, पर अभी से वो स्काई फायर फॉर्मेशन का यूज कर सकता है। अगर ये ऐसे ग्रो करता रहा तो मुझे डर है कि युनजोंग जो होगा वो फ्यूचर में नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर बनेगा। ग्रैंडमा हुआ ये सुन के खुश हो जाती है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैं स्काई फायर फॉर्मेशन को कोर डिस्पल्स के अगेंस्ट यूज करना चाहता था, पर अब ये तुम्हारे खिलाफ यूज कर रहा हूँ मैं। फिर वो हंसने लग पड़ता है, उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। एक ऑक्टागोनल फॉर्मेशन उसे कवर कर लेती है लूजेंग को, जिसके ऊपर संस्कृत मंत्र लिखे होते हैं, संस्कृत वर्ड लिखे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 37 की स्टार्टिंग होती है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि हेमिंग जो अभी अरे यूज कर रहा है वो नॉर्मल अरे नहीं है, ये एक किलिंग अरे है। इस अरे के अंदर रहने से जो लूजेंग की सोल है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इंस्ट्रक्टर वैन के साथ जो डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ड्रिजल पिक हमेशा हेमिंग के खिलाफ क्यों आ जाता है। तो उस फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे लूजेंग होता है, लूजेंग के अराउंड पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया होता है और वहाँ पे बड़े ज्यादा होल्स होते हैं जिसमें लावा होता है, और हेमिंग लूजेंग को हवा में दिखता है और वो बोल रहा होता है लूजेंग। तो हेमिंग बोलता है लूजेंग तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा लोग तब अच्छे लगते हैं जब वो पेन में होते हैं, चलो मुझे तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना दो पार्ट्स बाय पार्ट। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये सभी कुछ इल्यूजन है, तो क्या हेमिंग भी इल्यूजन है। तो जो होल्स होते हैं उनमें से जो वोल्केनो होता है वो ऊपर की तरफ ब्रस्ट आउट कर जाता है और उनमें से स्टोन के गोलम्स निकल रहे होते हैं बाहर, वो लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि इस किलिंग अरे की पावर तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले सोच रहा था कि मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से पार करूंगा अभी के जो कॉम्पिटिशंस हैं और चैलेंजेस हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा मुझे, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था बाकी पीक्स के डिसिपल को। तो लूजेंग फिर सोचता है कि ये तो सिर्फ गोलम्स है, चलो मैं अपनी फिस्ट से इनको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे गोलम लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं, लूजेंग पीछे की तरफ हटता है और बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि गोलम्स बड़े ज्यादा हॉट है। हेमिंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है लूजेंग ये जो गोलम्स है ये मेरे इल्यूजन से है, मैंने ये इमेजिन की है कि ये हेवनली मीटेरॉइड से बने हैं इसलिए ये ज्यादा गर्म है, चलो देखते हैं कि तुम इनसे कैसे डील करोगे, अब तुम्हें मरना ही होगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो फिर वो लूजेंग के पीछे पड़े होते हैं गोलम। फिर लूजेंग अपने इंचैंटमेंट ब्रेकिंग स्टोन को यूज करता है और उस स्टोन गोलम को पंच मारता है, वो स्टोन गोलम वहीं पे टूट जाता है और जो हेमिंग होता है वो बड़ी जोर से चिल्लाने लग पड़ता है अपने सिर को पकड़ के। फिर लूजेंग सोचता है कि ये गोलम से ऐसा लग रहा है मुझे कि हेमिंग के सोल से इन्फ्यूज्ड है, जैसे जैसे मैं इनको डैमेज करूंगा तो वैसे वैसे उसकी सोल को भी फर्क पड़ेगा हेमिंग की। फिर लूजेंग सोचता है चलो देखते हैं कि अगर मैं बाकी सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो क्या होता है। फिर लूजेंग धीरे धीरे करके जो है गोलम्स को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ता है। फिर लूजेंग एक गोलम की तरफ जा रहा होता है पर हेमिंग बोलता है होली मीटेरॉइड फ्लेम, मेरे नाम से यहाँ पे जल जाओ और एक्सप्लोड हो जाओ। फिर वो जो गोलम होता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। हेमिंग बोल रहा होता है ये बस इतना ही था कि तुम 4 ही गोलम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो अर्ली स्टेज ऑफ सेलेस्टियल रियलम के जो डिसिपल्स होते हैं वो भी मेरे स्काई फायर फॉर्मेशन से नहीं बच सकते हैं, और तुम्हें तो मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो सेकंड लेयर के स्काई रियलम के वीक से डिसिपल हो, मैं तुम्हें जला दूंगा और तुम्हें राख बना दूंगा। लूजेंग उन फ्लेम्स में होता है पर लूजेंग फिर उन फ्लेम से बाहर आ जाता है और लूजेंग को कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है कि मेरी फायर कहाँ पे गई। लूजेंग हेमिंग की तरफ देख रहा होता है। हेमिंग बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम मेरी फ्लेम से बर्न कैसे नहीं हुए। फिर वो अपने गोलम्स को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर अटैक करो। लूजेंग सोच रहा होता है कि मीटेरॉइड फायर स्ट्रॉन्ग थी पर वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी मेरी ब्लैक फ्लेम है जो मेरे माइंड में और मेरे कोल्ड्रन में है, पर और मेरी बॉडी ने कुछ गोल्डन संस्कृत वर्ड्स को भी भेजा था मेरे पूरे शरीर में जिसने शील्ड किया मेरे को उस फायर से, और जिसकी वजह से मुझे कोई भी डैमेज नहीं हुआ। फिर लूजेंग उन गोलम्स की तरफ अटैक करने लग पड़ता है और उन गोलम्स को तोड़ रहा होता है। फिर हेमिंग द्वारा अपने सारे गोलम्स को एक्सप्लोड करा देता है और बोलता है कि तुम अब मारे जाओगे इस फायर के अंदर। हेमिंग बोल रहा होता है कि मैंने आखिरकार कर ही लिया, कौन ये बिलीव करेगा कि मैंने सेकंड लेयर के स्काई रियलम के बच्चे के लिए अपने सारे होली मीटेरॉइड फ्लेम को यूज किया और उसको एक्सप्लोड कराया। अगर ये पीक ऑफ स्काई रियलम में होता तो मुझे पता था मेरे से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, पर फिर उस फायर में से लूजेंग बाहर आ रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि तुम कब से अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, अब शायद मेरे को अटैक करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। हेमिंग सोच रहा होता है कि मेरे और इसके बीच में बड़ा ज्यादा डिफरेंस है हम दोनों की कल्टीवेशन के बीच में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सेलेस्टियल रियलम का डिसिपल है और इसने अपनी स्ट्रेंथ बड़े टाइम से हाइड करके रखी थी, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर्स पता लगा सकते थे कि अगर ऐसा होता कुछ तो ये पक्का ही एक मॉन्स्टर है। फिर हेमिंग अपने जैसे शैडो क्लोन्स को बनाता है अपनी इल्यूजन में और बोलता है कि मेरे 100 क्लोन्स जाओ इसको हराओ। लूजेंग इस सभी को देख रहा होता है, फिर अपने स्टोन की फुल पावर को यूज करता है और उन इल्यूजन्स की तरफ आ रहा होता है। हेमिंग बोल रहा होता है इसे ब्लॉक करो, पर लूजेंग फिर अपने ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। वो क्लोन्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। फिर लूजेंग फुल स्पीड से बड़ी जोर से पंच मारता है हेमिंग को। हेमिंग तभी अनकॉन्शियस जैसा
सा हो जाता है। जोयुन सोच रहा होता है कि ऑल पीक कंपटीशन जो होता है वो हमेशा एक लेसन को सिखाता है। मैं ऐसे हेमिंग से हार चुका हूँ पर मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं अपना बेस्ट दूंगा। लूजेंग तुम्हें जीतना पड़ेगा, अगर तुम नहीं जीतोगे तो ये जो गिल्ट है जो मैंने फील किया था हारते वक्त वो मेरे दिल में हमेशा रह जाएगा। तो सन इमॉर्टल बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं, मैं काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस फाइट को, अगर हेमिंग जो वो टॉप 100 में आ जाएगा तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ अपना कोर डिस्पेल बनाने में। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है कि एक इमॉर्टल से ट्रेनिंग लेना बड़ी ज्यादा अच्छी बात होगी हेमिंग के लिए, क्योंकि हेमिंग जो है वो टोटली फॉर्मेशन मास्टर बनना चाहता है। अगर आप उसे सिखाओगे एक इमॉर्टल जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर भी है तो वो बड़ा ज्यादा अच्छा बन जाएगा और फ्यूचर में उसके अचीवमेंट्स बड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो सन इमॉर्टल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये धीरे धीरे से अपने अरे टैलेंट को इंक्रीज कर सकता है। पर जो अरे टैलेंट होता है वो बचपन से जब बच्चा पैदा होता है तब से डिटरमाइंड होता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकता है। अगर हेमिंग एक ग्रेट डिसिपल होगा तो ये नेचुरल है कि मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा और उसे अपना डिसिपल ही बनाऊंगा। चलो अब फाइट को देख, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से हेमिंग आसानी से जीत जाएगा इस फाइट को। अब ऐसा लग रहा है कि मैजिक अरे धीरे धीरे गायब हो रहा है, फिर वो मैजिक अरे जो होता है हेमिंग का वो गायब हो जाता है। ग्रैंडमा हुआ बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि हेमिंग नीचे पड़ा होता है। हेमिंग बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसका दांत टूट जाता है। वो बोल रहा होता है लूजेंग तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे मारने की, ये बैटल ओवर हो चुकी है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। लूजेंग बोलता है कि है ओवर हो गई है, तुमने सरेंडर नहीं किया और ना ही तुम अनकॉन्शियस हुए हो, ये कैसे ओवर हो गई फाइट। वो फिर से बोलने लगा होता है कि मैं डिफीट को एडमिट करता हूँ, पर लूजेंग उसे पंच मार देता है और उसके और भी दांत तोड़ देता है। जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लूजेंग इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे होगा, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये तो हेमिंग को चांस ही नहीं दे रहा सरेंडर करने के लिए। तो फिर दूसरा डिस्पल बोलता है क्या तुम कंपटीशन को नहीं देख रहे थे स्टार्टिंग से, तुमने नहीं देखा कि हेमिंग ने कैसे ट्रीट किया था जोयुन को। तो इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि गुस्से को निकालना कितना ज्यादा अच्छा होता है। जोयुन भी बैठ के सोच रहा होता है कि लूजेंग थैंक यू, अब तुम्हारी वजह से मुझे कोई गिल्ट फील नहीं होगा। ग्रैंडमा हुआ भी बोल रही होती है कि लूजेंग वेमिंग ऑलरेडी हार चुका है, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लूजेंग उसे मार रहा होता पर रुक जाता है और फिर ग्रैंडमा हुआ की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो मुझे बोलने वाली इस रुकने के लिए, जब ये बदतमीज इंसान जोयुन को मार रहा था तब तुमने नहीं देखा था और तुमने तब बोला था क्या हेमिंग को रुकने के लिए। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते कि बस बड़ा हो गया, अब ये डिस्पेल है ज़्यूज़ांग पीक का। तो लूजेंग बोलता तो क्या हुआ, तुम बोल रहे हो क्या ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पेल्स है वो ड्रिजल पीक के डिस्पेल से ज्यादा ऊपर हैं, क्या हम मार खाने के लिए पैदा हुए हैं और जी रहे हैं। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते तुमने हमारे ज़्यूज़ांग पीक को प्रोवोक किया है, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या हमारे कोई स्ट्रॉन्गर डिस्पेल्स जो होंगे हमारे पीक के वो तुम्हें अटैक करेंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बाकी कंपटीशन में। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या तुम जो पेन दे रहे हो हेमिंग को वही तुम्हें अब 10 फोल्ड्स मिलेगा आगे। तो फिर लूजेंग उसके मुंह पे अपना पैर रख देता है और बोलते हैं सच्ची, फिर उसे किक मार के बोलते कि हाँ मैं वेट करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ज़्यूज़ांग पीक के जो डिस्पेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और मेरे और वो जो सफरिंग वापस दे सकते हैं जो मैंने हेमिंग को दी थी। फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है कि ड्रिजल पीक का लूजेंग यहाँ पे जीतता है, क्योंकि इंसेक्ट का पैट्रियाच होता है वो भी देख रहा होता है लूजेंग की तरफ, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। जैसे लूजेंग अरेना से वापस आता है तो इंस्ट्रक्टर वैन उसे गले लगा के बोलता है कि तुमने फाइनली हेमिंग को हरा दिया है। तो एक बड़ी सी स्क्रीन में लूजेंग को दिखाया जा रहा होता है ड्रिजल पीक में। तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक मेरे को कभी पता नहीं लगा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूजेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अब तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फर्स्ट प्लेस भी ले सकता है। डिस्पेल्स बोल रहे होते हैं कि सभी पीक्स को हरा दो और जो हमें तंग करते थे उनको हराओ। और एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि लूजेंग जो है वो ग्लोरी लाएगा ड्रिजल पीक के लिए। तो रेफरी अनाउंस करता है कि नेक्स्ट फाइट है टियानी पीक का हुआ टियानमिंग वर्सेस यूकी जो कि फेक यूई पीक का है। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते हैं कि इस साल तो बड़े ज्यादा जीनियसेस हैं। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है ये मुश्किल है बताने के लिए क्योंकि लूजेंग ने अभी तक एक भी सेलेस्टियल रेलम के डिस्पेल से फाइट नहीं की है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि हुआ टियानमिंग का जीतना मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो यूक्यूई है ये सेलेस्टियल रेलम का डिस्पेल है फेक यूई पीक का। तो फिर हमें यूक्यूई दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि तुम अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकाल लोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलता तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम वर्दी भी नहीं हो मेरी स्वॉर्ड को निकालने के लिए। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि यूक्यूई की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो हुआ टियानमिंग को अपनी स्वॉर्ड को निकालने की जरूरत नहीं है। तो एक और डिस्पेल बोलता है कि अगर ये टॉप 60 के डिस्पेल्स से फाइट करेगा तो शायद इसको अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़े। तो बाकी डिस्पेल्स भी बड़े ज्यादा पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हुआ टियानमिंग क्या पागल हो गया क्या। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि टियानी पीक मुझे पता है कि ऑल पीक कंपटीशन में नंबर 1 था कई बार, पर अब काफी सालों से हमारा फी कोई पीक है वही नंबर 1 हो रहा है, हम इन्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लूजेंग भी इस फाइट को देख रहा होता है। तो यूकी बोलते तुम वर्दी समझते हो या नहीं समझते उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये देख लेंगे फाइट के दौरान। मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को नहीं निकालोगे। तो हुआ टियानमिंग बोलते कि अगर एक बैटल की बात कर रहे हैं तो ये नेचुरल है कि कोई भी बंदा अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता है। मैं अपनी स्वॉर्ड को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी और भी बड़े ज्यादा डिस्पेल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग है मेरे से और मैं अपनी स्वॉर्ड सिर्फ उन्हीं के खिलाफ यूज करूंगा। तो फिर यूकी हुआ टियानमिंग की तरफ अटैक करने लग पड़ता है
और अपना अटैक यूज करता है स्पीयर से क्लाउड ड्रैगन थ्रस्ट, और जो उसका स्पीयर होता है उसके अराउंड ड्रैगन लिपट जाते हैं। वो जैसे हुआ टैनमिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, हुआ टैनमिंग पीछे की तरफ हो रहा होता है। यूकी बोल रहा होता है कि डोज करने से तुम क्या सोचते हो मेरे ड्रैगन क्लाउड थ्रस्ट से बच पाओगे आसानी से। वो अटैक बिल्कुल हुआ टैनमिंग के पास आने लगता है तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि हुआ टैनमिंग तो ऐसे हार ही जाएगा, चाहे वो कोई भी डोजिंग स्किल को यूज करे, ये इस अटैक को डोज नहीं कर पाएगा। तो जैसे वो अटैक हुआ टैनमिंग के पास आता है तो वो हुआ टैनमिंग बड़ी आसानी से उसे डोज कर लेता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये तो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं। हुआ टैनमिंग अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसकी स्वॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज्यादा डीप है। लुजेंग भी सोच रहे होते हैं कि ब्रदर हुआ टैन, इस टाइम मैं तुम्हारे स्वॉर्ड स्टेप को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। हुआ टैनमिंग जो होता है वो कंटिन्यूसली डोज कर रहा होता है उन अटैक्स को और बड़ी आसानी से। लुजेंग भी स्वॉर्ड स्टेप्स को सीखने की कोशिश कर रहा होता है साइड में अरेना के, और बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा होता है जैसे हुआ टैनमिंग ने अभी यूज किए थे। तो गाइस चैप्टर नंबर 37 इतने थे। अगर आपको वीडियो साइड में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो चैप्टर नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है। जोयुन लुजेंग की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लुजेंग क्या कर रहा है, ये ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहा है। फिर वो ध्यान से देखता है और सोचता है इसका वॉकिंग पैटर्न तो ये तो हुआ टैनमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स हैं, पर इसने तो अभी सिर्फ देखा है और स्वॉर्ड को यूज करना सीखा है, ये कैसे ऐसे मूव कर सकता है। लुजेंग रुक जाता है और उन स्टेप्स को कंप्लीट कर लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है ये मैच जल्दी खत्म होने वाला है। फिर जो यूकी होता है वो हुआ टैनमिंग की तरफ अपना अटैक यूज करता है क्लाउड ड्रैगन शैडो स्लेयर, और अपने स्पेयर को बड़ी स्पीड से उसकी तरफ फेंक देता है। पर हुआ टैनमिंग सिंपल जिगजैग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर लेता है और उसे डोज कर लेता है बड़ी आसानी से। हुआ टैनमिंग इतनी अच्छी तरह से स्वॉर्ड स्टेप्स यूज कर रहा होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि वो हर तरफ है अरेना में। यूकी सोच रहा होता है ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था जो मैंने अभी यूज किया है, पर हुआ टैनमिंग ने इसे बड़ी आसानी से रोक लिया। पर मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होगी हुआ टैनमिंग की। फिर हुआ टैनमिंग एकदम से यूकी के पीछे आके अपने हाथ को यूकी के पीछे रख देता है। वो बड़े ज्यादा स्टाइल से खड़ा होता है यूकी के सिंपल पीठ पे हाथ रख के। यूकी बोलता है मैं सरेंडर करता हूँ। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे ये जो स्वॉर्ड स्टेप्स हैं ये एक्चुअल बैटल में यूज करने चाहिए। फिर रेफरी ये घोषित कर देता है कि टैन ये पीक का हुआ टैनमिंग जीतता है। तो डिसिपल्स बोल रहे होते हैं इसने तो अपनी स्वॉर्ड को भी यूज नहीं किया यूकी के खिलाफ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुआ टैनमिंग का ट्रम्प कार्ड क्या होगा, इसका सीक्रेट वेपन क्या होगा। तो कुछ डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है हुआ टैनमिंग तो कोर डिसिपल्स के खिलाफ भी लड़ सकता है और जीत सकता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इनर डिसिपल्स इस बार तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरा डिसिपल बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हुआ टैनमिंग ही जो स्ट्रॉन्ग है, पर वो कोर डिसिपल्स के सामने नहीं जीत सकता। तो फिर रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक लुजेंग वर्सेस टैन न्यू पीक ज़ुगेजी। इंस्ट्रक्टर वैन बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते कि हम कितने ज्यादा अनलकी हैं। हुआ टैनमिंग का मैच भी पीक स्काई रेलम वर्सेस सेलेस्टियल रेलम था और वैसा अभी तक किसी ने भी अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है शो नहीं किया। तो ग्रैंडमा वो बोलती है कि ठीक है मैं देखना चाहती हूँ कि वो छोटा सा चूहा क्या कर सकता है सेलेस्टियल रेलम के सामने। फिर हमें ज़ुगेजी दिखाई देती है जो कि सेलेस्टियल रेलम में होती है और बोलती है कि लुजेंग ये पहली बार नहीं है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मेरी फैमिली में तुम्हारा नाम चलता रहता है, तुम्हारा लक इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं क्योंकि तुम मेरे अगेंस्ट मैच हुए हो। लुजेंग बोलता है बकवास करना बंद करो, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो चुपचाप, और अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते तो जल्दी से सरेंडर कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है मुझे तुम्हें दिखाने दो कि असली पावर क्या होती है और एक डिफरेंस क्या होता है स्काई रेलम और सेलेस्टियल रेलम डिसिपल में। फिर वो हवा में उड़ जाती है और अपने फैन से थंडर क्रिएट करती है पिंक कलर की। भाई लड़कियों को पिंक को ज्यादा पसंद है। फिर उस अटैक के अगेंस्ट लुजेंग अपने स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करता है जो कि उसने हुआ टैनमिंग को देख के लर्न किए थे। जो डिसिपल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये बच्चा स्वॉर्ड स्टेप्स को कैसे जानता है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये स्वॉर्ड स्टेप्स नहीं है, ये सिर्फ एक कॉपी है। हुआ टैनमिंग भी बोल रहा होता है कि लुजेंग ने एक्चुअली मेरे स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर लिया है, इसने तो अभी स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड किया था पर ये अभी से स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता है। ये टैलेंट तो बड़ा ज्यादा डेंजरस है। जो पैट्रियाज होता है वो भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो उसके साइड में होता है उसको बोलता है कि चूजेंग तुमने भी नोटिस किया कि कुछ यहाँ पे अजीब है। तो चूजेंग बोलता है मैंने देखा पर मुझे लगता है आपने नहीं देखा ठीक ढंग से। जो लुजेंग था वो हुआ टैनमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी कर रहा था, साइड में अरेना में प्रैक्टिस कर रहा था। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये अमेजिंग बात है कि उसका टैलेंट इतना ज्यादा, पर ये शेम की बात है कि वो सेकंड ईयर ऑफ स्काई रेलम में है। ज़ुगेजी को हराना इसके लिए बड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि वो सेलेस्टियल रेलम में है। तो पैट्रियाज बोलता है चूजेंग मेरे तो थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है तुम्हारे हिसाब से, मुझे लगता है बच्चा टॉप 30 में आ सकता है। तो चूजेंग सोच रहा होता है कि टॉप 30 इसका मतलब ये कोर डिसिपल्स को भी हरा देगा। तो ज़ुगेजी होती है वो अपने फैन से साइक्लोन्स क्रिएट कर देती है, टोर्नेडोस क्रिएट कर देती है जो कि लुजेंग के सामने घूम रहे होते हैं। लुजेंग उन्हें भी बड़ी आसानी से डोज कर रहा होता है स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। तो डिसिपल्स बोलते हैं तो क्या हुआ, इसने हुआ टैनमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स को कॉपी की है, ये कोई चीज नहीं जो हुआ टैनमिंग ने खुद डेवलप की है। अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हुआ टैनमिंग के स्वॉर्ड स्टेप्स
स्टेप्स जैसा नहीं लग रहा है, पर ज़्यूगेजी के अटैक्स को डॉज करना ये तो बड़ी ज्यादा अमेजिंग बात है। इतने ज्यादा क्वीन सेक्ट में डिसिपल्स नहीं है जो ज़्यूगेजी के ऐसे अटैक्स को डॉज कर पाए। ज़्यूगेजी बोल रही होती कि तुम भागने के अलावा और कर भी कह सकते हो, तुम्हें हम वॉरियर नहीं बोल सकते, तुम वॉरियर कहलाने लायक नहीं हो। फिर लू ज़ेंग को वो टोर्नेडोज हर तरफ से घेर लेते हैं, पर लू ज़ेंग उन्हें डॉज कर रहा होता है बड़ी आसानी से। लू ज़ेंग सोच रहा होता है जैसे जैसे मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर रहा हूँ वैसे वैसे मैं और अच्छी तरह से इनको यूज कर पा रहा हूँ। फिर जो ज़्यूगेजी होती है वो अपने फैन से अटैक करने लगी होती है और बोलती है ज़ेंग तुम क्या सोचते हो तुम ऐसे ही भाग भाग के क्या बच पाओगे? तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि 2 फ्लोज ऑफ ज़ेन युआन को कल्टीवेट करना बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। ये ज़्यूगेजी की फिजिकल स्ट्रेंथ है ये बड़ी ज्यादा डेंजरस है, मुझे ऐसा लग रहा है ये किलर मूव यूज करने लगी लू ज़ेंग के खिलाफ। तो ज़ू युन बोलते है टीचर वैन झूठ मत बोलो, चाहे कुछ भी हो ब्रदर लू ज़ेंग एक रास्ता फाइंड कर लेगा बचने के लिए। फिर ज़्यूगेजी अपने फैन को ऊपर उठाती है और बोलती है कि चलो इसको सेटल कर देते हैं एक ही बार में, जो अभी की हेट्रेड और पुरानी हेट्रेड है उसको एक ही बार में हम सेटल कर देते हैं। फिर वो उस फैन को नीचे करती है, फिर वो अपने अटैक को यूज करती है ट्विन केओस साइक्लोन और एक बहुत बड़ा साइक्लोन आ जाता है। ज़्यूगेजी बोलती है जो केओस साइक्लोन है ये इतना ज्यादा डैमेज नहीं देता है, पर अगर तुम इसके अंदर फंसे रहोगे तो तुम कंटिन्यूसली डैमेज को सफर करोगे। चलो मैं देखती हूँ तुम इसको कैसे डॉज कर पाते हो। फिर लू ज़ेंग उसके अंदर कैद हो जाता है। उस साइक्लोन की पावर की वजह से लू ज़ेंग के कपड़े फटने लग पड़ते हैं। ज़्यूगेजी बोलती है कि भागते रहो, मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक भाग सकते हो। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि भागूं, मैं क्यों भागूं। फिर लू ज़ेंग को एक रेड कलर का ऑरा सराउंड कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी लाइट क्यों लग रही है मुझे अभी। फिर लू ज़ेंग उड़ने लग पड़ता है, वो करंट के साथ मूव कर रहा होता है टोर्नेडो के। जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ सेलेस्टियल एलम के जो डिसिपल्स होते हैं वही फ्लाई कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे उड़ रहा है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये सही नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है। तो दूसरा बोल रहा होता है कि इसको हवा ऊपर की तरफ उड़ा रही है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पतंग थोड़ी है। तो ज़्यूगेजी सोच रही होती है कि मेरे स्पीड के ऊपर रिलाई कर रहा है, ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेम स्पीड से, वो भी विंड की तरह, इसकी वजह से वो उड़ पा रहा है मेरी विंड को यूज करके। अच्छा यही रीजन होगा क्योंकि ज़्यूगेफैंग भी इसके हाथों से मारा गया क्योंकि ये है ही इतना ज्यादा पावरफुल। ज़्यूगेजी सोच रही होती है कि मेरे को अपने साइक्लोन की डायरेक्शन और उसकी विंड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है पर इसके खिलाफ मुझे ये यूज करनी पड़ेगी। फिर वो अपने फैन से फिर से हवा फेंकती है और जिसकी वजह से जो साइक्लोन होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग पड़ता है। लू ज़ेंग उसमें फंस जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि अब मेरे को कोई नहीं है रास्ता क्या छुपने के लिए। तो बाकी डिसिपल्स बोल रहे होते हैं कि लू ज़ेंग ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है, ये जो ग्रुप कंपटीशन होता है इसमें 1-2 मैच हार भी जाएंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, इतना भी क्या जरूरी है कि भाई मरते दम तक फाइट करनी। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि मैं सच बोलूं तो इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई होना भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ डिसिपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने के लिए सरेंडर तक कर देते हैं। लू ज़ेंग की तरफ वॉयलेट करके ब्लेड्स आ रहे होते हैं एयर के, तो लू ज़ेंग सोचता है कि मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, अगर मैं मार्शल आर्ट्स के टॉप पे खड़ा होना चाहता हूँ तो मैं ऐसे डिफीट को एडमिट नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो मेरे मार्शल आर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर लू ज़ेंग उन पिंक एयर ब्लेड्स को हेड ऑन लेता है और उसके कपड़े फटने लग पड़ते हैं, पर उससे उसकी बॉडी पे कुछ असर नहीं हो रहा होता है। तो लू ज़ेंग सोचता है ज़्यूगेजी का जो साइक्लोन की पावर है वो इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, ये तो मेरी बॉडी को कुछ असर नहीं कर पा रही है, मेरी बॉडी तो इसको विस्टैंड कर पा रही है। फिर लू ज़ेंग चुपचाप ही खड़ा हो जाता है उन ब्लेड्स के सामने जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर वैन चिल्लाता है कि जल्दी से सरेंडर कर जाओ, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो। तो बाकी डिसिपल्स भी देख रहे होते हैं चुपचाप इसको। वो सारे ब्लेड्स लू ज़ेंग से टकराते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, पर लू ज़ेंग को कुछ नहीं होता पर उसके कपड़े फट गए होते हैं। फिर हमें लू ज़ेंग की पूरी बॉडी दिखाई देती है। पैट्रियच भी उसके देख के हैरान हो जाता है, अपने हाथों को उस थ्रोन पे फोड़ता है। बाकी फीमेल डिसिपल्स के पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई होती है, वो बड़ी ज्यादा शर्मा रही होती है। भाई बॉडी बड़ी नाइस है इसकी, वैसे मेरे को बनानी पड़ेगी, पेट पड़ रहा है मेरे को। हाँ तो जो पहली वाली लड़की होती है वो बोल रही होती है कि जो लू ज़ेंग के शरीर में छेद करना चाहती है, वो बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी ये तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक की तरह लग रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लू ज़ेंग की बॉडी जो है वो तुम्हारी गोल्डन बेल्ट टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, मैं पक्का ही इसके शरीर में छेद करना चाहती हूँ। भाई ये ठरकी है लड़की। तो पी बोलता है कि उसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता इसने कौन सा अननोन रिफाइनिंग मेथड को यूज किया है क्योंकि इसकी बॉडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मुझे ये डर है कि तुम इसके शरीर में छेद नहीं कर सकती हो क्योंकि आगे बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसकी बॉडी। तो वो लड़की बोलती है मैंने इसके खिलाफ अभी तक फाइट नहीं की है, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं इससे फाइट नहीं कर सकती और इसमें छेद नहीं कर सकती, ये जो ज़्यूगेई थी ये तो कचरा है, मैं तो इस लड़की को ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ पलक झपकते ही। तो फिर वो एयर ब्लेड्स होते हैं वॉयलेट करके वो उसी की तरफ आ रहे होते हैं ज़्यूगेजी की तरफ। ज़्यूगेजी बोल रही होती है तो बड़ा ज्यादा गलत है, जो साइक्लोन है वो मेरी तरफ भी अटैक कर रहा है, मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा होता साइक्लोन की तरफ। जो लू ज़ेंग होता है वो हेड ऑन ले रहा होता है उन ब्लेड्स को, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। भाई क्या कूल लग रहा
रहे। फिर लूजेंग उसकी तरफ दौड़ के आ रहा होता है, वो बचने के लिए पीछे की तरफ भाग रही होती है, पर जैसे वो पीछे देखती है तो पीछे से वो वॉयलेट कलर के एयर ब्लेड्स आ रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, अब मैं डोज करूंगी तो मुझे विंड ब्लेड मार देंगे और आगे से मुझे लूजेंग की फिस्ट। फिर वो लूजेंग की तरफ आने लग पड़ती है आगे की तरफ। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और वो बैरियर से टकराती है और नीचे गिर जाती है अनकॉन्शियस होके। रेफरी बोलता है ड्रिजल पीक का डिसिपल लूजेंग जीतता है यहाँ पे। फिर इंस्ट्रक्टर वैन उसे एक रोप देख के बोलता है कि तुमने बड़ा ज्यादा अच्छा किया, तुम ज़्यूगे यी को बीट कर सकते हो, ये बड़ा ज्यादा इनक्रेडिबल है। लूजेंग उस रोप को डाल लेता है। टीचर वैन इंस्ट्रक्टर सू के बारे में सोच रहा होता है और बोल रहा होता है कि जो सेकंड लेयर का स्काई एलम का बच्चा क्योंकि सेक्ट में टॉप 100 डिसिपल्स में है, ये कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं है। अगर ये बच्चा सेलेस्टियल एलम में एंटर कर जाएगा तो पक्का ये फर्स्ट प्लेस ही नहीं ले पाएगा, पर मुझे लगता है ये उस चीज को भी कर पाएगा जो कि इंस्ट्रक्टर सू की हेल्प करेगी, और जिस डिफिकल्ट सिचुएशन में वो अभी गुजर रही है उसमें उसकी हेल्प कर पाएगी। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट ऑल पीक कंपटीशन में लूजेंग उस ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा। तो गाइस चैप्टर नंबर 38 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक करो, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक